एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी लोगों से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आंसर दीजिएगा। क्या आपको अपने जीवन का पर्पस पता चल चुका है? क्या आपको अपनी लाइफ का पैशन, क्या आपको अपनी लाइफ का मीनिंग, क्या आपको अपनी लाइफ का करियर पाथवे और उसे अपनी लाइफ के मीनिंग से कैसे कनेक्ट करना है, ये आप जान चुके हैं? अगर आपको ज़रा-सा भी कन्फ्यूजन है, अगर आपका आंसर है नहीं जाने या फिर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। देखिए, पर्पस एक अम्ब्रेला टर्म है। पर्पस के अंडर आपके लाइफ के करियर पाथवेज़ आ जाते हैं। पर्पस में आपके लाइफ का मीनिंग आ जाता है, आपका पैशन आ जाता है। तो सबसे पहले पर्पस जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ का पैशन है क्या? देखिए, जो बेसिकली वीडियो है पर्पस के ऊपर, ये 2 बुक्स से इसका कंटेंट लिया गया है। पहली बुक का नाम है मास्टरी और दूसरी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। और तीसरा जो मेरे खुद के पर्सनल इनसाइट्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तब जाकर के वंडरफुल कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हम अपनी लाइफ का पैशन कैसे फाइंड करें? तो उसको फाइंड करने के लिए हमें चाइल्डहुड एक्सप्लोरेशन करना होता है। चाइल्डहुड एक्सप्लोरेशन का मतलब है बचपन के वो कौन से ऐसे इंटरेस्ट थे, डोमिनेंट इंटरेस्ट थे। बचपन के वो कौन से डोमिनेंट क्यूरियोसिटीज़ थी जो आपकी आइडेंटिटी फॉर्म करने में हेल्प की। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बचपन में मुझे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना, स्पेस को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, स्टार्स के बारे में जानना बहुत पसंद था। तो यहाँ पर ये जो मेरे इंटरेस्ट थे उन्होंने एक आइडेंटिटी फॉर्म की जो कि थी एक एक्सप्लोरेशन वाली आइडेंटिटी, एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वाली आइडेंटिटी। जब मैंने ये देखा कि मेरी आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है तो हो सकता है मैं पढ़ाई में अच्छा होने लग गया हूँ, हो सकता है मेरा नॉलेज बेस और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाए। अभी जो आइडेंटिटी मेरी निकल कर के आई, उस आइडेंटिटी से रिलेटेड और क्या-क्या क्वालिटीज़ रही होंगी या फिर अभी भी हैं मेरे अंदर, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या रही होंगी आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्या है आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और आप सीधा डायरेक्टली उन इंटरेस्ट को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं जो बचपन के डोमिनेंट इंटरेस्ट रहे। क्योंकि जो बचपन के इंटरेस्ट रहते थे ना हमारे, वो कभी भी किसी सामाजिक जो हमें मॉडिफाई किया गया है, जैसे पैसों के पीछे भागना, जैसे फेम के पीछे भागना, वो सब नहीं था। मतलब वो बहुत प्योर इंटरेस्ट थे जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए थे। अगर हमने वो ढूँढ लिए और उससे रिलेटेड हमने आइडेंटिटी ढूँढ ली जो फ़ॉर्म की गई और आइडेंटिटी को जब हमने क्वालिटीज़ में तोड़ा कि क्या-क्या क्वालिटीज़ निकल कर के आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक्सप्लोरेशन वाला आइडेंटिटी निकल कर के आई, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट एक क्वालिटी के तौर पर निकल कर के आया उस आइडेंटिटी का। ऐसे और भी क्वालिटीज़ निकल कर के आ सकती हैं। अब वो क्वालिटीज़ यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, यूनिकनेस उनके अंदर होनी चाहिए, अलग-अलग क्वालिटीज़। जब वो क्वालिटीज़ निकल कर के आई, अब उन्हें हमें कंबाइन करके एक ऐसी फ़ील्ड बनानी है, जिस फ़ील्ड में हम उतर सकें, जिस फ़ील्ड को हम अपना पैशन मान सकें। वो फ़ील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो, यूनिक हो और जब वो फ़ील्ड यूनिकनेस के साथ हमें मिलेगी, जब उसमें कॉम्पिटिशन कम होगा, तब उसमें हमें अपने 10,000 आवर्स पहले हमारा गोल होना चाहिए सिर्फ़ 1000 घंटे। क्योंकि 1000 घंटे उस पर काम करने के बाद, उसे लर्न करने के बाद, साथ-साथ प्रैक्टिस करने के बाद, हमारी एक नई आइडेंटिटी फ़ॉर्म होगी, जो उस पैशन से, उस फ़ील्ड से रिलेटेड होगी, जो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगी आगे 9000 घंटे के लिए। तो अगर आप अपने दिमाग को 10,000 घंटे की पिक्चर दिखा रहे हो तो गलत है। पहले 1000 घंटे की पिक्चर दिखाओ कि उस फ़ील्ड में 1000 घंटे का इन्वेस्टमेंट। जैसे ही 1000 घंटे पूरे होंगे, आप अपने आप मोटिवेट होगे अगले 9000 घंटों के लिए। तो ऑन एन एवरेज 10,000 घंटे हमने इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन अगर आप ये पाथवे फ़ॉलो नहीं करना चाह रहे या फिर आप नहीं ढूँढ पा रहे कि वो चाइल्डहुड का कौन-सा इंटरेस्ट था, लेकिन आपको अभी के अपने इंटरेस्ट पता हैं या फिर आपने उस इंटरेस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। मान लीजिए कॉलेज में आपने एक्सप्लोर किया, मान लीजिए अपने अभी के करियर में ही आपने कोई अपना नया इंटरेस्ट एक्सप्लोर किया। उस इंटरेस्ट को भी आप अपना पैशन बना सकते हैं, बशर्ते सेम प्रोसेस,
10,000 आवर्स इन्वेस्टमेंट। पहले 1000 घंटे 9000 ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। सेम, अगर आपने एक स्किल पकड़ ली है और उस स्किल को आप पैशन बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो भी ना, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो स्किल सेट आप पकड़ चुके हैं। सेम फिनोमेना घटित होगा। 10,000 घंटे इन्वेस्ट करिए, आप उसे अपना पैशन बना सकते हैं। 1000 घंटे इन्वेस्ट करने के बाद आपको किसी भी स्किल में मजा आने लग जाता है, क्योंकि आपको उस स्किल के रिजल्ट दिखने लग जाते हैं अपने अपने ऊपर। और जब उसमें मजा आएगा तो आप अगले 9000 घंटे इन्वेस्ट करोगे। अब उस स्किल सेट को, उस फील्ड को, स्किल से रिलेटेड फील्ड को, अब आप उसे अपने करियर कैसे बना सकते हो, अपना अपना पर्पस कैसे बना सकते हो, ये हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ना अभी भी कुछ लोग फेल हो जाएंगे इंटरेस्ट ढूंढने में, तो उनके लिए एक और तरीका है। एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि एक इंसान की 8 इंटेलिजेंसियाज होती हैं, इंटेलिजेंसेस, या फिर इसे कह ले क्वालिटीज होती हैं। और वो क्वालिटीज कम ज़्यादा भी होती हैं और एक मिक्स्ड फॉर्मेट में भी होती हैं एक इंसान के अंदर। अगर आप वो अपनी क्वालिटीज़ जान लो, उन क्वालिटीज़ का मिक्सचर्स जान लो, कोलैबोरेशन जान लो, तो हो सकता है उन्हें ही कोलैब करके आप अपनी एक नई फील्ड चुन सको। अब वो क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या-क्या इंटेलिजेंसियाज़ होती हैं, उन्हें समझते हैं। देखिए, इन 8 क्वालिटीज़ में ना, एक 8 इंटेलिजेंसियाज़ में अगर आप 2-3 इंटेलिजेंसियाज़ भी अपनी ढूँढ लो जो डोमिनेंट हैं, उनको मिक्स करके, उनको कोलैब करके आप एक नई फ़ील्ड चुन सकते हो। उस फ़ील्ड में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो और उसी में आपको 10,000 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। जिसमें सबसे पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझने की एबिलिटी। आप खुद को कितना अच्छे से समझ पाते हो। आप अपने इमोशंस को, आप अपने थॉट्स को, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो। काफ़ी फिलॉसफर्स में, काफ़ी मेडिटेटर्स में ये क्वालिटी पाई जाती है, खुद को समझने की एबिलिटी। दूसरा है इंटरपर्सनल, आप दूसरों को कितने अच्छे से समझते हो, आपकी सोशल स्किल्स कैसी हैं। जो टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सक्सेसफुल और कनेक्टेड मेंटर्स होते हैं, उनके अंदर ये इंटरपर्सनल क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंसिया होता है। ऐसे ही आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपकी तार्किक शक्ति कैसी है, आप लॉजिकल वे में कितने स्ट्रांग हो, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा है। बहुत सारे साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस ये क्वालिटी पोजेस करते हैं, इंटेलिजेंसिया पोजेस करते हैं। ऐसे ही आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब आपकी बॉडी की मसल्स पर आपका कितना कंट्रोल है, आपकी फाइन मोटर स्किल्स और आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब जैसे उंगलियां, ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब जैसे फुल बॉडी, आपका कितना कंट्रोल है। बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। बेसिकली आर्ट, फाइन आर्ट्स, जिसमें आपकी बॉडी की माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी मायने रखती है, जैसे आर्टिस्टिक एक्टिविटी। इस तरीके से यहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक यूज होती है। ऐसे ही लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब शब्दों पर, भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ है। आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो आप शब्दों को किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, मेरी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी अच्छी है। आप किसी भाषा को कितनी जल्दी सीख पाते हैं, ये भी इसके अंदर आ जाता है। उसका प्रयोग, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। आपका कम्युनिकेशन, भाषा के रूप में आपका कम्युनिकेशन कैसा है। बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे राइटर्स, उनका लिंग्विस्टिक पार्ट बहुत इम्प्रूव्ड होता है। अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब रिदम की समझ, म्यूजिक की समझ आपको कितनी है। खासकर अगर आपको ज़्यादा पसंद है इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनना, तो कहीं न कहीं आपकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई है। बड़े-बड़े म्यूज़िशियंस, कंपोज़र्स, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, उनका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हाई रहता है। ऐसे ही स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब कि आपका विज़ुअली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कलर्स को पकड़ना, कलर्स की पहचान। जैसे डिज़ाइनर्स हो गए, जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे वीडियो एडिटर्स हो गए, उनका स्पेशल इंटेलिजेंस काफ़ी मज़बूत है। नेचुरलिस्टिक का मतलब आपका नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, पेड़-पौधे, नेचर, नेचर से कितनी कनेक्टिविटी बैठती है। क्या आपको नेचर में
घूमना, रहना पसंद है, समय व्यतीत करना पसंद है, तो यहाँ पर नेचुरलिस्टिक आपका इंटेलिजेंसिया हाई रहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आ सकते हैं फार्मर्स, बॉटनिस्ट, ऐसे लोग जो पेड़-पौधों के करीब रहना पसंद करते हैं। और ये जानने के लिए कि आपका कौन-सा इंटेलिजेंसिया हाई है और कौन-कौन से इंटेलिजेंसियाज़ हाई होने के साथ-साथ उन्हें कोलैब किया जा सकता है, एक नई फ़ील्ड बना सकती हैं आप लोग। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बचपन में आपका क्या नेचुरल अट्रैक्शन रहा? बचपन में बिना किसी रिवॉर्ड के आप किस चीज़ को लगातार काफ़ी घंटों तक करते रहते थे? जैसे अगर कहानियाँ लिखना है, तो कहानियाँ लिखना आपके लिंग्विस्टिक पार्ट और लॉजिकल मैथमेटिकल पार्ट का मिक्सचर है। ऐसे ही पोएम्स लिखना आपकी लैंग्वेज पार्ट, लिंग्विस्टिक पार्ट और आपके इंट्रापर्सनल पार्ट का एक मिक्सचर है, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरपर्सनल भी आ सकता है। ऐसे ही स्केचेस बनाना आपके स्पेशल और बॉडीली काइनेस्थेटिक का एक मिक्स्ड वर्जन हो सकता है। तो जब आप वो क्रियाएँ, वो स्किल्स ढूँढेंगे जो जिसमें आप लगे रहते थे बचपन में, तो आप उसको तोड़ कर के इंटेलिजेंसियाज़ निकाल सकते हैं कि आपके कौन से इंटेलिजेंसियाज़ हाई हैं। ऐसे ही कौन-कौन से ऐसे काम थे, कौन-कौन सी ऐसी स्किल थी जिसमें आपको बहुत फ़ास्ट लर्निंग देखने को मिली? आप जब कोई काम करते थे तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफ़िक काम था जिसमें लोग आपकी हेल्प माँगते थे? कोई ऐसी स्पेसिफ़िक स्किल थी जिसमें लोग आपसे हेल्प माँगते थे? आप किस स्किल में, किस काम में फ़्लो स्टेट तक पहुँच जाते थे? फ़्लो स्टेट का मतलब होता है कि उस काम में इतना मज़ा आने लगना या फिर इतना पीस मिलना कि आपको समय का भी पता नहीं चल रहा है, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके आस-पास हो क्या रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फेलियर के बाद भी उस काम को करते रहना। काफ़ी लोग अगर किसी स्किल में, किसी काम में फेलियर उन्हें देखने को मिलता है, तो वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग उसे छोड़ते नहीं थे, लौट करके वापस आ जाते थे। तो ऐसे वो कौन से स्किल थे, कौन से काम थे? जब इन पाँचों का आंसर आपको मिल जाएगा, तो अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ आपको करनी होगी। आपको वो सारी स्किल सेट लिखनी है जो आपको आंसर के तौर पर मिल गई और इन स्किल सेट से रिलेटेड आपको इंटेलिजेंसियाज़ लिखनी है। फिर आपको 10 में से स्कोर देना है कि क्या आपको उस स्किल सेट को करते हुए, उस काम को करते हुए या फिर उस क्वालिटी, उस इंटेलिजेंसिया में आपको एनर्जी लॉस जैसा फ़ील होता है या फिर एनर्जी गेन जैसा फ़ील होता है। उस हिसाब से आपको आउट ऑफ 10 उन सबको स्कोर देना है। जिसका स्कोर ज़्यादा, जिन इंटेलिजेंसियाज़ का स्कोर ज़्यादा, उनको आपको कोलैब करना है। कोलैब करके हो सकता है एक नई स्किल बने या फिर ऑलरेडी आपको स्किल पहले से ही पता चल जाए, उस स्कोर के हिसाब से। अब इन 3 ज़रियों से हमें अपना पैशन तो पता चल गया, हमें अपना वो फ़ील्ड तो पता चल गई जहाँ पर हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और हमने ये भी देख लिया कि 10,000 घंटे हमें लगाने हैं। लेकिन अगला प्रोसेस क्या है? अगला है प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड का मतलब है कि उन स्किल्स को आपने छोटी-छोटी क्वालिटीज़ में तोड़ दिया। अगला स्टेप है प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड का मतलब है अब आपने क्या किया, वो स्पेसिफिक स्किल जो निकल कर के आई थी, उसको आपने छोटे-छोटे स्किल सेट्स में तोड़ दिया या फिर जिस फ़ील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जो फ़ील्ड आपने चुनी है, इतने एक्सप्लोरेशन के बाद उसको छोटे-छोटे स्किल सेट्स में तोड़ दिया और अब उन स्किल सेट्स की आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, उसे रियल लाइफ़ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। यूज़ कर के आपने देखना शुरू कर दिया। ये प्रैक्टिस मोड का मतलब सिंपली ये है कि आपने लर्निंग शुरू कर दी है उन स्किल सेट्स की। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आपने देखा कि आपकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत हाई है और आपका म्यूज़िक वाला पार्ट, आपका वोकल बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा कि आपका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई है और जिस फ़ील्ड में आपको जाना है वो है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक के अंदर भी क्या-क्या स्किल्स आ सकती हैं जिस पर आपने काम करना है और उन स्किल सेट्स को फिर आपने लर्निंग उनकी शुरू कर दी है। लर्निंग के साथ-साथ एक्सपेरिमेंट का मतलब है प्रैक्टिकली उन्हें यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा घंटे व्यतीत करने पर एटलीस्ट 1000 से 3000 घंटे व्यतीत करने के साथ-साथ अब आपको एक मेंटर की तलाश है। अब आपको एक मेंटर ढूँढना है। एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर सके। एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहने पर जो चैलेंजेज़ अकेले आने वाले थे, अब वो चैलेंजेज़ नहीं आने वाले क्योंकि वो मेंटर आपको सिखाने वाला है उन चैलेंजेज़ को ओवरकम कैसे करना है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से।
एक ऐसा मेंटर जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओ, ताकि आपकी लर्निंग की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए। एक ऐसा मेंटर जो आपके मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करे और आप उसे देख-देख करके भी सीखना शुरू कर दो। कहीं न कहीं मेंटरशिप में आपको एक टेलर्ड गाइडेंस मिलती है। टेलर्ड गाइडेंस मतलब एक ऐसा पाथवे जो उस इंसान ने काफ़ी मेहनत करने के बाद बनाया होता है, वो आपको एज़ इट इज़ मिल जाता है। तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए? एक अच्छा मेंटर होने के साथ-साथ होने के बाद जो अगला प्रोसेस है, अब वो है परफ़ॉर्मेंस। परफ़ॉर्मेंस का मतलब अब आपने उस काम को प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपके कुछ समस्याएँ आने वाली हैं। सबसे पहली समस्या होगी आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मतलब वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपको पीछे खींचेंगे। वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे आपके दिमाग में अपने पैशन को लेकर के डाउट आना शुरू कर हो जाएगा कि इस पैशन में जो मैंने ढूँढा है, इस फ़ील्ड में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं? क्या मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ? इन सभी डाउट्स को आपको क्लैरिटी के साथ फ़ेस करना है। किस तरीके से फ़ेस करना है? जब भी कोई डाउट आपके दिमाग में आए, तो वो कहीं न कहीं आपको उसके नेगेटिव परिणाम दिखाएगा। बिकॉज़ ब्रेन की एक टेंडेंसी है जिसको हम कहते हैं एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कह लो, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब उस बिलीफ सिस्टम को जो पुष्ट करता है, उस बिलीफ सिस्टम को जो सैटिस्फाई करता है, ब्रेन वही प्रूफ उठाता है। अब आपको क्या करना है, उसके खिलाफ वाले प्रूफ भी उठाने हैं कि ये जो बिलीफ है, ये गलत कैसे है, जो दिमाग में बार-बार नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न कर रहा है, पीछे हटने को कह रहा है। जब आप उससे अपोज़िट प्रूफ्स ढूँढोगे, तो आपका ब्रेन उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना शुरू कर देगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपका ब्रेन कह रहा है कि इस फ़ील्ड में तू सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो अपने आप को वो पुराने सक्सेस दिखाओ जहाँ-जहाँ तुमने इस फ़ील्ड में अच्छा काम किया। ब्रेन कह रहा है अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो अपने ब्रेन को वो अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाओ जहाँ पे ये स्किल सेट, ये फ़ील्ड सक्सेसफुल होती है या फिर दूसरे स्किल सेट के साथ कोलैब करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओ। दूसरे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं, जैसे आपके एनवायरमेंटल सिचुएशंस में कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाना जो आपको पीछे खींचें या फिर आपको काम ना करने दें। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाए, मान लीजिए आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये क्या करेंगी, ये फिर से नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डालेगी कि अभी छोड़ दे, अभी रहने दे। लेकिन आपको उस पेन को, आपको वो जो चीज़ें पीछे खींच रही हैं, क्या आप उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो जाए। अब आप ब्रेकअप के पेन में ही इतना परेशान हो कि आपने अपने पैशन को साइड रख लिया। बट क्या उस पेन को आप मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? ये आपके ऊपर है कि आपका नज़रिया कैसा उस ब्रेकअप को देखने का, उस पेन को देखने का। तो यहाँ पे उसे नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। कोई भी चैलेंज आया तो चैलेंजेस 2 फ्रेम्स लेकर के आएगा, एक पेन, एक अपॉर्च्युनिटी। तो आप पेन पर ही अटके हैं या फिर आपने उस चैलेंज को अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया? एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोरोना पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आईं, काफ़ी लोग पेन से गुज़रे। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वीडियो एडिटिंग, अपना यूट्यूब का करियर शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ उस पीरियड में, क्योंकि लोग ज़्यादातर घर पर थे। तो उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी देखी और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही फेलियर को आप किस नज़रिए से देखते हो? आप फेलियर को, इन्फीरियरिटी को आप एक पत्थर के रूप में देखते हो, एक बैरियर के रूप में देखते हो या फिर उसे एक सीढ़ी के रूप में देखते हो कि मुझे अपना फेलियर में ये प्रॉब्लम्स मुझे लगी जिसकी वज़ह से मैं फेल हुआ, तो अब उन प्रॉब्लम्स पर मैं काम कर रहा हूँ, उन चैलेंजेस पर, उन नेगेटिव पॉइंट्स को मैं पॉज़िटिव बना रहा हूँ। तो ये सिर्फ़ आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है। अगर पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, पॉज़िटिव नज़रिया नहीं है यहाँ पर सिचुएशंस को लेकर के, तो वो पैशन बनने में और पैशन को पर्पस बनने में प्रॉब्लम होगी। तो जब आपने काफ़ी ज़्यादा घंटे व्यतीत किए सीखने में और आप एक ऐसी पोज़ीशन और सबसे इम्पोर्टेंट खतरा, जो सोसाइटी ने आपके लिए डेवलप किया है, वो ये है कि आप मेहनत करते-करते, लर्निंग करते-करते पैसों के पीछे मत भागना शुरू कर देना, फ़ेम के पीछे भागना मत शुरू कर देना।
या फिर किसी को कुछ प्रूव करना है या फिर अपने पड़ोसियों को कुछ दिखाना है, अपने दोस्तों को अपना हाईएस्ट वर्ज़न शो करना है, इन सब चक्करों में मत पड़ना, वरना फिर तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे, फिर तुम पर्पस को हटा दोगे, क्रिएटिविटी को हटा दोगे, फिर तुम मुख्यतः जो तुम्हारा पर्पस बन जाएगा वो पैसा बन जाएगा। जो सेंटर में है वो पैसा है और पैसा कभी भी सैटिस्फैक्शन आपको लगातार नहीं दे पाएगा। आपको एक चीज़ को अचीव करते हो, आपके लिए दूसरा लक्ष्य पैदा हो जाता है। ऐसा समझिए, जो पैसा वाला पैराडाइम है, जो फ़ेम वाला पैराडाइम है या फिर जो डिज़ायर्स वाला पैराडाइम है, वो ना आपको डोपामाइन पर काम करता है और डोपामाइन ये कहता है कि 90% प्लेज़र डोपामाइन सिर्फ़ सोचने से देता है, सिर्फ़ इमेजिन करने से देता है, उस चीज़ के बारे में कि वो आपको मिल जाएगा या मिलेगा। और जब तक वो चीज़ आप अचीव करते हो, आप माइंडफुल नहीं होते, तो उसे प्रेज़ेंट में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आप प्रेज़ेंट में उसका प्लेज़र उठा ही नहीं पाते। अभी इस रास्ते नहीं चलना। अभी हमारा जो शुरू से लक्ष्य था, वो ये था पर्पस ढूँढना, वो ये था पैशन ढूँढना, पैशन पर काम करना, फ़्लो स्टेट अचीव करना, क्यूरियोसिटी पर जाना, क्यूरियोसिटी के साथ-साथ क्रिएटिविटी को बनाना। क्रिएटिविटी जब बनने लग जाती है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्ड होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम समझेंगे। तो अगला स्टेप है क्रिएटिविटी बनाना। क्रिएटिविटी बनाने का मतलब है, जब आपने वो स्किल सेट मज़बूत कर लिया, आपने अपनी फ़ील्ड मज़बूत कर ली, अब आप क्या कर रहे हो, उस फ़ील्ड में उतरते हो, एक्शन मोड मरा एक्शन मोड पर आते हो और उसके साथ-साथ और भी डायमेंशंस अगर उसमें ऐड हो सकती हैं, उसको और स्पेसिफ़ाई बनाने के लिए उसमें ऐड करते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको पता चल गया कि मुझे बहुत अच्छा बायोलॉजिस्ट बनना है और आप बन चुके हैं, आपने उस पर काम किया है और अब आप एक्शन मोड पर आ गए हैं। तो क्या बायोलॉजी के साथ कोई ऐसी फ़ील्ड मिक्स करी जा सकती है जो उसको और यूनिक बना दे? क्या बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स किया जा सकता है? ऐसे ही हो सकता है 2 अल्टरनेटिव या 2 अपोज़िट स्ट्रीम्स आप जोड़ करके डायमेंशंस जोड़ करके एक नई स्पेसिफाइड डायमेंशन बनाओ जो सबसे यूनिक हो, जो क्रिएटिविटी फ़ॉर्म करती हो। इसके साथ-साथ आप क्रिएटिव स्टेबल रहते हो, फिर उसके बाद ये क्रिएटिव एक्टिव। क्रिएटिव स्टेबल का मतलब है कि आपने बस अब एक काम चुन लिया और आप उसी काम को एक्शन मोड में कर रहे हो, उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, समय के साथ-साथ। आप स्टेबल हो जाओगे, आप उसमें फिर आगे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हो। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब है, आपको फिर जो फ्लो स्टेट वाला क्रिएटिव वाला मज़ा है, वो कहीं न कहीं जाने लग जाएगा। और आपको फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के पीछे भागना पड़ेगा। हमारा पर्पस गायब हो जाएगा, क्रिएटिविटी गायब हो जाएगी, जो हमारा अभी पाथवे नहीं है। तो क्रिएटिव स्टेबल और क्रिएटिव एक्टिव मतलब धीरे-धीरे जैसे काम बढ़ता है, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करना और क्रिएटिव बनाना। क्रिएटिव इन द सेंस जैसा-जैसा समय बदल रहा है, उस अनुसार आपको चेंजेस करने हैं। फिर हमारा एक आखिरी कंसेप्ट आता है दैट इज़ पर्पस। पर्पस का मतलब है जो भी आप अब कर रहे हैं, जो भी फ़ील्ड आपने चुनी, उस पर आपने एक्शन लिया, आप उसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। क्या वो सोसाइटी की किसी मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? वर्ल्ड वॉर 2 के कंसंट्रेशन कैंप्स में विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत अजीब-सी चीज़ ऑब्ज़र्व की। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जिन सोल्जर्स के पास अपनी लाइफ़ को लेकर के कोई मीनिंग नहीं था, कोई जीने को लेकर के मीनिंग नहीं था, वो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा परेशान, एंग्ज़ियस और डिप्रेस नज़र आते थे। लेकिन दूसरे हाथ पर वो सोल्जर्स जिनका एक मीनिंग था, जिनका एक पर्पस था, एक मीनिंगफुल पर्पस, एक ऐसा मीनिंग जो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है एक साथ। एक ऐसा मीनिंग जो सेंस ऑफ टुगेदरनेस लेकर के आता है। एक ऐसा सेल्फलेस मीनिंग, सेल्फलेस का मतलब है जहाँ पर आपका लक्ष्य, जहाँ पर आपका गोल, जहाँ पर आपका पर्पस आपकी सेल्फिशनेस से बड़ा हो जाता है। ये आप हैं, जब आपका लक्ष्य सिर्फ़ आपकी सेल्फिशनेस के अराउंड घूमता है, पैसा, फ़ेम, तब जितनी भी समस्या आती हैं वो पर्सनल लगती हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य, आपका पर्पस आपकी सेल्फिशनेस से हट जाता है, एक बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है, एक मीनिंग की तरफ जाता है, तो वो सारी समस्याएँ पर्सनल
नहीं लगती, जिसकी वजह से दुख, दर्द, पीड़ा कम होती है, जिसकी वजह से आप और लाइवली तरीके से उस काम के पीछे जा सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स सोसाइटी की सॉल्व करने लगते हैं, आप देखते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तब आप पैसे को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, तब आप फेम को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, वो बाय प्रोडक्ट होते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब वो मिलने ही हैं, लेकिन आपका फ़ोकस कहीं और है। समस्याएँ अलग तरीके से काम करने वाली हैं। आपका जो बहादुरी वाला एस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ आपका करेज बढ़ जाता है लाइफ़ को लेकर के। आपका लाइफ़ को लेकर के लाइवलीनेस बढ़ जाता है, आप लाइफ़ को खुल के जीने लग जाते हैं। और इसके साथ-साथ अब जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब वही पैसा, बाहरी रूप से जो चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही थी, जो स्टेबल नहीं होती, जो घटती-बढ़ती रहती हैं। अब वही चीज़ स्टेबिलिटी के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बन चुकी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब क्रिएटिविटी, फ्लो स्टेट। आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, हर बार आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, जिसकी वजह से आपका मन करता है, एक बार और करते हैं, कुछ नया करते हैं। आप किसी अपने बड़े गोल पर काम कर रहे हैं जो खुद के सेल्फिशनेस से हटकर है, सेल्फलेस है, जो सेंस ऑफ टुगेदरनेस डालता है। सेंस ऑफ टुगेदरनेस ऑक्सीटोसिन बूस्ट करती है। मतलब कहीं न कहीं आपको लाइफ में और खुशी मिलने लगती है, एक सैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग मिलने लगती है जो उस काम को और ज़्यादा मोटिवेट करती है करने के लिए। इस तरीके से आपको अपना पर्पस पता चलता है। हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की, 8 इंटेलिजेंसेस की बात की। इससे रिलेटेड वर्कशीट्स, इससे रिलेटेड कि आप इन इंटेलिजेंसेस को अपने बचपन से कैसे खोज सकते हैं। वो क्या-क्या क्वालिटीज़ रही होंगी, इंटरेस्ट रहे होंगे, जो इन इंटेलिजेंसेस से रिलेटेड हैं। वो वर्कशीट्स पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएँगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्कशीट्स चाहिए, जो ये भी बताती हैं कि आप अपने बचपन के इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट होते हुए देखें और उन आइडेंटिटीज़ को कैसे तोड़ें क्वालिटीज़ में, वो वर्कशीट्स आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिल सकती हैं।